आज की लोक कथा का नाम है सारंग की चतुराई। एक गांव में 3 भाई रहते थे। एक बार उन तीनों भाइयों को एक एक वरदान मिला। दोनों बड़े भाइयों ने तो तुरंत ही यह इच्छा प्रकट की कि जब भी उनको पैसे की जरूरत हो तो उनकी जेब में हमेशा पैसे रहें। लेकिन सबसे छोटा भाई, जिसका नाम सारंग था, उसकी इच्छा थी कि जो भी स्त्री उसे देखे वही उससे प्रेम करने लगे। उन सबकी इच्छा पूरी हुई। इन इच्छाओं के पाने के बाद दोनों बड़े भाइयों ने दुनिया देखने का विचार बनाया। सारंग ने उनसे पूछा कि क्या वो भी उनके साथ दुनिया घूमने चल सकता था, परंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी और बोले, हम तो जहाँ भी जाएंगे राजकुमार समझे जाएंगे, मगर तुम एक बेवकूफ़ लड़के समझे जाओगे। तुम्हारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। पर सारंग ने जिद की, कुछ भी सही, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। दोनों बड़े भाई उसको अपने साथ ले चलने के लिए मान गए, पर साथ में उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वो उनका नौकर बनकर उनके साथ चलेगा। सारंग मान गया, सो वे तीनों चल पड़े। 2 दिन का सफ़र करने के बाद वे लोग एक सराय में आए। दोनों बड़े भाइयों के पास तो खूब पैसा था। उन्होंने बड़े शानदार खाने का ऑर्डर दिया, मगर सारंग को किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया। उसे गाड़ी, घोड़े और सामान की देखभाल के लिए सराय के बाहर ही छोड़ दिया गया। उसने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, गाड़ी को धोया और फिर घोड़ों के खाने के लिए घास लेकर गया। जब वो यह सब कर रहा था तो सराय के मालिक की पत्नी उसे खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें उस सुंदर लड़के के चेहरे से ही नहीं हट पा रही थीं। हालांकि वो तो मेहमानों का केवल नौकर ही था। जितनी अधिक देर तक वो उसे देखती रही, उसे वो उतना ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। सराय का मालिक बोला, अरे तुम वहाँ खिड़की पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जरा जाकर देखो कि रसोई में खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं। हमारे शाही मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। पत्नी उधर से अपनी आंख हटाए बिना ही बोली, मैंने अभी तक इतना सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा। क्यों न हम उसको रसोई में बुलाकर कुछ अच्छा सा खाना उसको खाने के लिए दे दें। ऐसा लगता है कि बेचारा काफ़ी मेहनत करता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और अपना काम देखो। पत्नी ने पति से लड़ना ठीक नहीं समझा, पर उसे एक विचार आया और वो एक कीमती चीज़ अपने एप्रन में छिपाकर सराय से बाहर आई। यह कीमती चीज़ थी एक कैंची। यह एक जादुई कैंची थी। इस जादुई कैंची का काम यह था कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता था। वो सारंग के पास आई और बोली, यह कैंची तुम रखो क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। इस कैंची की खासियत यह है कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता है। सारंग ने उससे वो कैंची लेकर अपनी जेब में रख ली। फिर वे एक दूसरी सराय में आए। दोनों भाई तो सराय के अंदर चले गए और सारंग बाहर ही सामान आदि की देखभाल करने के लिए खड़ा रहा। इस बार भी वही हुआ जो पिछली सराय में हुआ था। सराय के मालिक की पत्नी ने जब उसे देखा तो वो तो बस उसे देखती ही रह गई। इस बार सराय के मालिक की पत्नी ने उसको एक जादुई मेजपोश दिया, जिसकी खूबी यह थी कि उसे बिछाने पर जो भी खाना सोचो वही खाना उस मेजपोश पर आ जाता था। तीसरी सराय में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस तीसरी सराय के मालिक की पत्नी ने सारंग को देखा तो वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने उसको लकड़ी की एक टोंटी दी, जिसकी खूबी यह थी कि उसे खोलने पर जो भी पीने की चीज़ चाहो वही मिल सकती थी। फिर से वे लोग अपने सफ़र पर चल दिए। इस बार वे एक राजा के महल में पहुंचे। दोनों बड़े भाइयों ने अपना परिचय बादशाह के लड़कों के रूप में दिया, क्योंकि उनके पास खूब पैसा था और बहुत कीमती कपड़े थे। राजा ने उनका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया और राजमहल में उन्हें इज्जत से ठहराया गया। मगर सारंग बेचारा उन्हीं फटे कपड़ों में था जिनको पहनकर वो घर से निकला था। उस बेचारे की जेब में तो एक पैसा भी नहीं था। उसको राजा के नौकरों ने नाव में सवार कराकर एक टापू पर भेज दिया, क्योंकि वहाँ का यही नियम था कि जो भी गरीब या भिखारी वहाँ आता उसको उसी टापू पर भेज दिया जाता। राजा ने यह नियम इसलिए बना रखा था क्योंकि वो अपने स्वादिष्ट और अच्छे खाने और पहनने के बढ़िया कपड़ों को गरीबों की नज़र से गंदा नहीं करना चाहता था। बचा हुआ खाना, जो केवल जिंदा रहने के लिए ही काफ़ी होता था, भिखारियों से और गरीबों से भरे उस टापू पर भेज दिया जाता था। जब सारंग उस टापू पर पहुंचा और उसने वहाँ के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीज़ों की याद आई। सबसे पहले उसने कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया। हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कटकर गिरने लगे। जल्दी ही भिखारियों के पास राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। उन कपड़ों को पहनकर वे सब बहुत खुश हुए और नाचने लगे।
पर वे अब अपनी भूख के लिए क्या करें। अब सारंग ने अपना मेजपोश निकाला और उसे बिछा दिया। नाम लेते ही मेजपोश पर तरह तरह के स्वादिष्ट खानों का ढेर लग गया। भिखारियों ने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया। ऐसी दावत तो राजा के महल में भी शायद कभी नहीं हुई होगी, जैसी उन भिखारियों के टापू पर हो रही थी। अब तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, लो जो चाहो पियो, कहकर सारंग ने अपनी लकड़ी की टोंटी निकाली और उसे खोल दिया। तरह तरह का शरबत उसमें से निकलने लगा। अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए, लेकिन आज भिखारियों ने उनको छुआ तक नहीं। यह देखकर राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खाने के ऊपर वे रोज टूट पड़ते थे, आज वे उसको छूने भी नहीं आए। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसे शाही कपड़े पहने हुए हैं। वे महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में कई सारी बातें राजा को बताईं। एक बोला, उनको इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं। दूसरा बोला, उस कल वाले लड़के ने सबको शाही कपड़े पहनने को दे दिए हैं। टापू पर रहने वालों का कहना है कि उस लड़के के पास एक ऐसी कैंची है जो हवा में चलाने से सिल्क और साटन के कपड़े काटती है। तीसरा बोला, उनके पास बहुत तरह का खाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने यह खाना छुआ तक नहीं। एक और बोला, और मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक टोंटी जैसी चीज भी देखी थी। राजा के एक बेटी थी, उसके कानों में भी ये बातें पड़ी तो उसके मन में इस लड़के को देखने की इच्छा हो आई कि अगर वो कैंची उसे बेच दे तो वह भी सिल्क और साटन के कपड़े पहन पाएगी। उसने अपने पिता को उस लड़के को बुलाने के लिए कहा। जब वो लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने पूछा, क्या यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है? सारंग बोला कि हाँ, यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है। उसने अपनी जेब से जादू की कैंची निकाली और हवा में चलाने लगा। सिल्क, साटन और मखमल के कपड़ों के ढेर लग गए। राजकुमारी ने कहा, यह कैंची हमें बेच दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। सारंग ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। जब वे लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन तीनों स्त्रियां यानी सराय के मालिकों की पत्नियों के साथ हुआ था। उसे लगा कि इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें इसके लिए चाहिए क्या? सारंग ने कहा, मैं अगर एक रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर फर्श पर सो जाऊं तो यह कैंची मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार रख सकती हो और रात भर कमरे में रोशनी भी रहने दे सकती हो। राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। सारंग राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई क्योंकि वो जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने सारंग की सूरत नाचने लगती और फिर वो अपनी आंखें खोल लेती। रात भर यही चलता रहा। वो उसे उन सब लड़कों से सुंदर लग रहा था जो अब तक उससे शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। अगले दिन राजकुमारी ने कैंची ले ली और सारंग को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया। अब उसने उस अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर सारंग ने वहां के भिखारियों को दिया था। वो उसकी तह तक भी पहुंचना चाहती थी। सारंग को फिर महल में लाया गया। जब राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसको मेजपोश के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा कि वो उसको बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसको ऐसे ही दे सकता है। राजकुमारी राजी हो गई और सारंग पहले दिन की तरह से फिर वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर सोया। इस रात राजकुमारी को और भी कम नींद आई। वो रात भर सारंग का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखती रही। अगले दिन सारंग ने अपना जादू का मेजपोश राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने राजा से सारंग को महल में रखने की जिद की तो राजा ने कहा, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते, उसे टापू पर जाना ही होगा। अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसको फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। अब की बार राजकुमारी को शरबत की याद आई तो वो फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उसके पास अभी एक चीज़ और है जो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके उसे एक बार और बुला दीजिए। राजा ने अन्य मन से उसको बुलवा दिया। इस बार जब सारंग आया तो राजा ने भी उनकी बातें सुनी। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई टोंटी भी है? सारंग ने जवाब दिया, हाँ है। अगर राजा मुझे अपना आधा राज्य भी दे दे तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा, पर अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो
तो मैं तुमको वो ऐसे ही दे सकता हूँ। राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा तो उसको लगा कि उसकी बेटी इस लड़के को प्यार करती है। सारंग और राजकुमारी की शादी हो गई। राजा ने अपना आधा राज्य उन दोनों को दे दिया। सारंग ने उस टापू को बंद कर दिया। टापू पर रहने वाले सभी लोगों को अपने राज्य में बसा दिया। उसके भाइयों ने सारंग से वादा किया कि वो सारा धन राज्य के खजाने में जमा करवाएंगे। लेकिन वो सारंग की चतुराई पर हैरान थे और सोचने लगे कि क्यों नहीं उन्होंने सारंग की तरह कोई वरदान मांगा।